बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब का लबो लहजा पिछले 3-4 दिनों से वफाकी हुकूमत को धमकाने के हवाले से सामने आ रहा है। आज भी बानी चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब पीटीआई का जो पेशावर का 8 नवंबर का जलसा था वो 9 नवंबर को उसे डिले करके सवाबी इंटरचेंज पर इज्तिमा में तब्दील हो गया है और उनके बकौल अब सवाबी इंटरचेंज पर इज्तिमा में फैसला किया जाएगा कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा। साथ में अपने कारकुनान को उन्होंने कहा कि वो पूरी तैयारी के साथ घरों से निकले और फैसला कुन मार्के के लिए तैयारी करें। उनका लबो लहजा एक तरफ, दूसरी तरफ डील या ढील की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जहां वो फैसला कुन मार्के की बात कर रहे हैं वहीं पर डील और ढील की बात भी है, क्योंकि उन्हीं के जो तर्जुमान है मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर टेलीविजन इंटरव्यू में इस हवाले से एडमिट किया है कि उनका हदफ बानी चेयरमैन पीटी इमरान खान साहब को जेल से रिहाई है और उसके लिए राब्ते भी हैं विद द पावर्स दैट बी और तमाम स्टेक होल्डर से, और साथ में एहतजाज की भी हिकमत अमली है। तो यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह ऊंट किस करवट बैठेगा। और इसी तनाजर में आज हमने नुमाइंदा और पर्टिनेंट गेस्ट को मदऊ किया, उनका तारुफ हम आपसे करा देते। हमें ज्वाइन किया है समर हारून बिलोर साहबा ने, अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी रहनुमा है और साबिक मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली रह चुकी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमें स्काइप वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है मुर्तजा सुलंगी साहब ने, आप साबिक निगरान वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, इसके अलावा मारूफ तजियाकार भी हैं। दोनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। और हमें चंद लम्हों में आमना शेख साहबा जो मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा है और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हैं, वो ज्वाइन करेंगी। दोनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं आपकी इजाजत से मुर्तजा सुलंगी साहब से तजिया ले लेते हैं। मुर्तजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच के लिए वक्त देने का। सुलंगी साहब बताइएगा, ये दो तरह की वाइब्स आ रही हैं। एक तो मैंने एक्सप्लेन किया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो धमकी आमेज लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस दफा आएंगे तो तैयारी के साथ आएंगे, अपने प्रोटोकॉल के साथ आएंगे, और हमने पुरअमन एहतजाज से देखा कि हमारे वर्कर्स को मार पड़ती है। तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? दूसरे उन्हीं के तर्जुमान कह रहे हैं कि हम राब्ते में भी हैं और हमारा हदफ यह है कि खान साहब की रिहाई हो और वो नॉर्मल पॉलिटिकल लाइफ में दोबारा से लौट के आए। साथ में बुशरा बीबी साहिबा की भी जमानत हो चुकी है और खान साहब की जो बहनें हैं वो भी जमानत पर हैं। देखें, ये जो ढील की जो नाम निहाद खबरें हैं जी, उसके पीछे पीटीआई खुद है, कोई और नहीं है, और वो अपनी जो ख्वाहिश है उसको खबर बना रहे हैं। उनका इशारा मुसल्लह अफवाज की तरफ है, लेकिन वो अपना जो इदारा है ISPR उसकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कई बार कह चुके हैं कि न हमारा सियासत में आने का कोई इरादा है और न हम किसी किस्म के सियासी मुज़ाकरात में यकीन रखते हैं। ये एक हमारे मुल्क के आइन और कानून के तहत इदारा है और उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो इस तरह के काम में हिस्सा डालें। लेकिन ये जो राब्ते की बात करते हैं तो इनकी एक सूबाई हुकूमत है जी, और उसके एक सरबराह हैं। वो बलिहाज़े ओहदा उनकी मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकातें होती हैं, खासतौर पर अमन व अमान के हवाले से। तो उससे ये मतलब अखज़ करना कि जी वो उनको कुछ मिलने वाला है, कोई डील मिलने वाली है, इस तरह की कोई कहानी है नहीं। जहां तक बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई का मामला है, आपने खबर देखी होगी कि खुद FIA ने इस जमानत को भी चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में जी। तो वो देखेंगे कि अदालतें क्या करती हैं। लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि हुकूमत ये समझती है कि बुशरा बीबी जो है वो इस निज़ाम के लिए कोई खतरा नहीं है, और जब अदालतें उनकी किस्मत का फैसला दे देंगी तो दे देंगी। लेकिन जो उनके जमात के जो साबिक चेयरमैन हैं और साबिक वजीर आजम है जो इस वक्त अडियाला में है जी, उन पर संगीन नोयत के मुकदमात हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश
कि वो किसी ढील के जरिए बाहर आएंगे, या वो नाकाम मुजाहरे और धरने जिनके कई बार वो मुजाहरा कर चुके हैं, उसके नतीजे में वो सवाबी में करें, पेशावर में करें, उसके नतीजे में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक जी कोई वो बड़ी तादाद में लोगों को निकाल सके। मैं दोबारा लौट के आपके पास आऊंगा सोलंकी साहब। मैं समर आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मुर्तजा साहब ने कहा कि 3 मरतबा संगजानी का जलसा हुआ, लाहौर का जलसा हुआ, फिर इस्लामाबाद आने की बात थी, डी चौक की, उसमें तो कतई तौर पे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन टू कोट अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा 17 हमले जो हैं वो हमारी तारीख है, ये 2-3 हमले हैं, वो हमलों से ताबीर कर रहे हैं। दूसरा, पिशावर, चूंकि आपका ताल्लुक भी पिशावर से है, वहां से आप एमपी भी रह चुकी, वहां जलसा करना था 8 नवंबर को, अब उसको डिले करके 9 नवंबर को स्वाबी इंटरचेंज पर इज्तिमा की बात की है। इसको आप किस तरह देखती हैं? और एक तो वो 17 हमलों की बात, और उनका दोबारा आएंगे और अपने वर्कर्स को कहे कि तैयारी के साथ आए। देखिए जी, अली अमीन साहब की जो गुफ्तगू है, जो उनका लबो लहजा है, इंतहाई मायूस कुन है। वो एक सूबे के वजीर आला के साथ बिल्कुल शोभा नहीं देता, जेब नहीं देता, और फिर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सूबाई सदर के साथ भी इस तरह का अंदाज वो नहीं देता। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि बुशरा बीबी को जमानत मिली है और खान साहब की बहनों को जमानत मिली है। खान साहब अगर जब जेल से निकलेंगे तो वो भी जमानत के रास्ते से निकलेंगे। उनके लिए किसी तरीके से वो फिल्मी तरीके से वो गेट्स नहीं खोलेंगे और पीछे से वायलिन नहीं बजेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो कोर्ट के जरिए जेल के अंदर। कतकलाइन माजत खामोशी साधी हुई है, 3-4 पेशियां हुई हैं, और खान साहब इन रूटीन जो वहां पर सहाफी आते हैं उनसे बड़ी गुफ्तगू करते हैं मुल्क की सियासत पे, हालात बुशरा बीबी के बाहर निकलने के बाद खान साहब खामोश हो गए। खामोशी कोई इशारा है या आप समझती हैं कि? देखिए जी, इशारा तो है, और इनकी तरफ से कोशिश, जो आप डील और ढील की बात कर रहे थे, आपने तो हमारे मुल्क के इदारों की बात की। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट, जितनी हैवी लॉबिंग और जितने ब्लेटेंट तरीके के साथ वहां पे फेवर करी किया जा रहा है, मतलब उनका अपना इलेक्शन हो रहा है, और हमें यहाँ पे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जान अटकी हुई है कि किसी न किसी लगाए बैठे हैं, उम्मीदों से भी बहुत ज्यादा। आपको मैंने सुना, लेकिन ये आपने अहम नुकता उठाया, हमें ज्वाइन कर ली है आमना शेख साहिबा ने, उनको वेलकम करते हैं। आमना शेख साहिबा जो है वो मेंबर पंजाब असेंबली हैं, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि बड़ी डील और ढील की बातें हो रही हैं, तो मुर्तजा सोलंकी साहब ने भी कहा कि ये पीटीआई की जानिब से ज्यादा जो है वो बात की जा रही है, लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तानी सियासत में ऑप्टिक्स भी बड़ी मैटर करते हैं। अभी आप जब तशरीफ ला रही थी तो मेरा सवाल यही था कि एक तो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम स्वाबी इंटरचेंज पे अपना इज्तिमा इकट्ठा कर रहे हैं, इस दफा फिर आएंगे। साथ में बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि दोनों पॉलिसीज हैं, एहतजाज भी है और इंगेजमेंट भी है विद द पावर्स दैट बी, क्योंकि हमारा हदफ खान साहब की रिहाई है। एक बात मैं इनकी बात काट के करूं कि मैं पेशावर से अभी 1 रोज पहले वापस आई हूं। पेशावर के जमीनी हकायक ऐसे थे कि इनका इंतहाई नाकामयाब तरीन जलसा वहां पे होने वाला 8 नवंबर को जो होना था। 8 नवंबर को उन्होंने जो वो मौखिर किया है, और वो एक एहतजाज और तसादुम की तरफ उसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि अली अमीन साहब को पता चल गया था कि बिलखसूस पेशावर और आई थिंक पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मैं एक गुड नंबर ऑफ पीपल शो अप कर सकूं। लिहाजा स्वाबी इंटरचेंज स्वाबी चले गए और तसादुम वाली जगह पे जहां के मार कुटाई हो जाए, लड़ाई हो जाए, वो वाले विजुअल्स आ जाएं। जी आमना साहबा प्लीज गो अहेड। जी थैंक यू सो मच। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बट अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को इन सब चीज़ों में ये लोग भूल गए हैं। असल में जो पॉलिटिक्स होती है, जब इलेक्शन होता है, पूरी दुनिया में जो कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्शन की हद तक जमातें एक दूसरे से इख्तलाफ भी करती हैं, लड़ाई झगड़ा भी करती हैं, नारा भी लगाते हैं, लेकिन जब असेंबलियाँ तश्कील दी जाती हैं, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, तो उसके बाद तमाम लोग, लेजिस्लेचर का काम है आवाम की बेहतरी के लिए काम करना, मुल्क की बेहतरी। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई वो जमात है जो हुकूमत में हो तब भी सिर्फ जलसा और धरना करते हैं, और ऑपोजिशन में हो तो फिर तो करते ही जलसा और धरना। इलेक्शन तो हमने जीता है, आप लोगों को तो बस नहीं, तो मेरी बात सुनिए, इस बार तो चलो वो पहली बात तो ये कि उनकी कही हुई हम किस बात पे यकीन करें। एक दिन कहते थे कि बाजवा ने साजिश कर दी, फिर अगले दिन कहा कि बाजवा ने साजिश नहीं की थी, अमेरिका ने की थी, फिर वापस कहा जी बाजवा साहब आप अमेरिका से बचा लें, अमेरिका को कहा आप बाजवा से बचा लें।
मसला ये है कि उनकी तो अपनी कोई बात, दो बातें आपस में मिलती नहीं है, तो उनकी हम किस बात पे यकीन करें। अच्छा। और ये जो जलाओ घिराओ, इतनी नेगेटिविटी, तो वो अली अमीन गंडापुर साहब भी मेरा ख्याल है जो इमरान खान की कमी थी पिछले कुछ अरसे में, शायद हम सोच रहे थे कि कोई गंदी ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो तो उनसे भी 4 हाथ आगे चले गए हैं। जिस तरह की वो ज़बान बोलते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, तो ये अफसोसनाक सिचुएशन है। और मैं तो हुकूमती जमात से होने के बावजूद ये समझती हूँ कि शायद अगर मेरी ज़ाती दस्तरस में हो ये चीज़, तो जो हुकूमत का ऐसा मौक़िफ़ है उससे भी 10 गुना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर को तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कहती हैं आनी हाथों से निपटा जाए। बिल्कुल, इससे बहुत ज्यादा तो तसादुम की कैफियत में बढ़ोतरी नहीं होगी? नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वंस एंड फॉर ऑल इस फितने को हमें खत्म करना पड़ेगा ना। कब तक हम करेंगे? 2013 से आज 2024 आ गया, 11 साल से इनका तमाशा खत्म होने में ही नहीं आ रहा। ये तो उस छोटे बच्चे की तरह ना जो दुकान में जाके जमीन पे लेट जाता है कि मुझे टॉफी नहीं मिली तो अब मैं यहाँ पे शोर शराबा करूंगा और तमाशा करूंगा। हुकूमत मिल जाए तब भी तमाशा करूंगा कि थोड़ी और दे दो, ये भी दे दो, वो भी नहीं मिले तो और ज्यादा तमाशा करूंगा। सोलंकी साहब, आप क्या राय रखते हैं? आमना शेख साहब ने तो कहा कि आनी हाथों से निपटा जाना चाहिए। आपने तो बहुत से सियासी अदवार देखे हैं, आपकी मायराना राय क्या है कि पॉलिटिकल एकोमोडेशन, इंगेजमेंट, क्योंकि जहां 26वीं तरमीम के बाद अब जुडिशल कमीशन में नामजदगियां भी फाइनल हो गई हैं। स्पीकर साहब ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया, उसमें शिबली फराज साहब भी हैं, उमर अयूब साहब भी हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां नुमाइंदगी भी है, सड़क भी गर्म करना चाह रहे हैं। कैसे इंगेज करना चाहिए? क्या इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकती है इनसे इंगेजमेंट की, या आप समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए? देखें, इंगेजमेंट की जहां तक बात है तो जो मौजूदा हुकूमत है और पिछली जो पीडीएम की हुकूमत है या उससे भी पहले जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2013 से 18 की जी, तो इंगेजमेंट तो सियासी जमातें करती हैं। जो पीपुल्स पार्टी है उन्होंने भी इनके साथ इंगेजमेंट की कोशिश की है। बात यह है कि ये जो गिरोह है ये सियासी रवैया अपनाने से कासिर है और इनकी कोई सियासी सिमत और सोच नहीं है। आप अभी देख लें, नैब की जो तरमीमी जो बिल था और एक्ट था जी, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लेकिन और उसमें खुद खान साहब वीडियो लिंक पर भी आए जी, लेकिन जब ये कानून बन गया तो सबसे पहले इसका फायदा उठाने के लिए ये खुद पहुंच गए कि जी वो जो तोशाखाना में जो केस है वो इन पर जो कानून है उसके तहत रकम जो है वो बड़ी नहीं है, इसलिए उसका इतलाक नहीं होता। इसी तरह से आप ये देखें कि 26वीं तरमीम की इतनी उन्होंने मुखालफत की जी, लेकिन जो पार्लिमानी कमेटी थे उसमें शरीक हुए, लेकिन जो पार्लिमानी कमेटी जो बननी थी जिसने चीफ जस्टिस को नॉमिनेट किया जी, तो उसमें पहले उन्होंने नामजदगी की और फिर उससे बाहर निकल गए। अब ये जो जुडिशल कमीशन जो बना है वो उसी 26वीं तरमीम के तहत बना है जिसकी ये मुखालफत कर रहे हैं, जिसको ये अदालत में भी चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने अपने बंदे भेज दिए। तो ये एक बिल्कुल गैर सियासी किस्म का रवैया है। खुद खान साहब जो है वो कहते हैं कि ये सारे चोर डाकू लुटेरे हैं। मौलाना को कहा कि वो ऐसे ऐसे अलकाबात उनको दिए और उसके बाद जाकर उनकी मदद मांग ली, फिर उनको भी उन्होंने रुसवा कर दिया। अभी ये जो जुडिशल कमीशन है उसमें उन्होंने उनको बिल्कुल आउट कर दिया, सारे अपने बंदे दे दिए, उनको भी नाराज कर दिया। अभी ये कुछ लोग मौलाना के गुण गाते हैं, लेकिन इनके वजीर आला ने अभी कल परसों जो कहा है उनके लिए वो इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। वो तो सर उनके इलाके की डीआई खान की सियासत भी है ना, वो तो उसमें मद्दे मुकाबिल भी होते हैं ना। मुर्तजा साहब आपको पता है आपस में इलेक्शन भी लड़ते हैं ना। वो दुरुस्त है, लेकिन वो सिर्फ एक हल्के की सियासत करने वाले सियासतदान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला हैं और पीटीआई के बड़े लीडर हैं। ये कैसे हो सकता है कि पीटीआई की सियासी कमेटी की एक सोच हो और उनके वजीर आला जो है वो किसी और तरफ जाए? तो यहाँ तक इनके जो इक़दामात हैं तशद्दुद के, रियासत को मफलूज करने के, वफाक पर चढ़ाई करने के और शाहराहें बंद करने के, मुल्क बंद करने के, ये
ये जराइम है और उनकी जो है वो सजा होनी चाहिए, उस पर कोई पॉलिटिकल इंगेजमेंट नहीं हो सकती। ओके, उस पर नहीं हो सकती। सबर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बुशरा बीबी साहिबा जब उनको ज़मानत मिली तो वो पेशावर आके मुकीम रहीं, फिर लाहौर भी गई हैं, तो किस तरह देखती हैं उनका, आप एज ए वुमेन पार्लियामेंटेरियन, जाहिर बात है एक लीडरशिप है और खान साहब की सियासी जमात में चेयरमैन इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। आने वाले दिनों में आप कोई उनका कोई रोल देखती हैं? बिकॉज आप उनकी एक मुखालिफ जमात हैं और खैबर पख्तूनख्वा उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ तीसरी मरतबा जो है वो हुकूमत लेने में कामयाब हुए हैं विद द 3/4 मेजॉरिटी। देखिए जी, मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं होगा या मेरी पार्टी का नहीं होगा। ये पीटीआई की एक इंटरनल बात है कि वो बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल पोजीशन में एलिवेट करते हैं या नहीं। अगर वो उनको एक पॉलिटिकल पोजीशन में एलिवेट करते हैं या वो पॉलिटिक्स में, क्योंकि कैसा राइयां तो ये है कि काफ़ी अरसे से बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंक्लूडिंग टिकटें लेने देने में, पंजाब की हुकूमत के चलाने में उनका एक रोल था, और उसकी वजह से जब उनके ऊपर तनकीद होती थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे साथी हैं वो बहुत खफा हो जाते थे, कहते थे आप खान साहब की मिसेस के ऊपर या एक घरेलू खातून के ऊपर बार बार उनको ये कहते हैं घरेलू खातून। तो अगर वो घरेलू खातून एक सियासी रोल अपनाती हैं तो जैसे हम सारे एक फिर अपने आप को कटहरे में पेश करते हैं, हमारी माइन्यूट से माइन्यूट बात, कभी कोई स्लिप ऑफ द टंग भी हो तो वो भी डाइसेक्ट होती है। तो फिर बुशरा बीबी के जो इकदाम है, बुशरा बीबी की जो डिसीशंस हैं, हैविंग सेड दैट, अगेन मैंने आपको कहा पेशावर से मैं अभी आई हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा धड़ेबाजी का शिकार हुई हुई है। अच्छा। और अगर आप देखें उनका एक अब हमें तो बज़ाहिर दूर से ये लगता है कि एक ग्रुप है आतिफ खान साहब का, तो उनके ऊपर नैब ने दूसरी दफ़ा कोई नोटिस भेज दिया है। और जो हम लोग जिस नज़र से देखते हैं वो चंद उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में है जिनके हाथ साफ हैं इस करप्शन की बीमारी से। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में आके देखें, कोई महकमा, कोई दफ्तर, कोई थाना, कोई कचहरी ऐसी नहीं है कि जहां पे नकद ट्रांजैक्शन आजकल ना की जा रही है। लेकिन इसमें सवाल ये है आमना साहबा कि इन्होंने जैसे कहा कि पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार है, लेकिन एक पॉपुलर सपोर्ट या पॉपुलिज्म की जो वेव है वो तो हम देखते हैं कि जितनी दफ़ा भी आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से ही ज़्यादातर जो है वो इनके कारकुनान और वर्कर्स और रहनुमा आए हैं। इस दफ़ा फिर आने की बात करें। दूसरा चूँकि आपका लीगल बैकग्राउंड है, तोशा खाना जो केस 2 है, तोशा खाना 2, उसमें आज भी फर्द जुर्म आयद होना था लेकिन वो नहीं हुआ और 5 नवंबर तक फिर चला गया है। क्योंकि हमारे यहाँ कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, तो ज़ाहिर बात है, और ये हमारा एक माजी भी रहा है, माजी में ऐसा हुआ है कि जब आपको डील या ढील की बात चल रही हो तो थोड़ा सा लीनियंसी भी शो की जाती है। किस तरह देखती हैं दोनों चीज़ों को? देखिए, मैं समझती हूँ पहली चीज़ तो ये है कि मुझे अपनी अदालतों के ऊपर पूरा यकीन है, और मैं समझती हूँ कि अगर, क्योंकि मैं पर्सनली तो उस केस का हिस्सा नहीं हूँ, सो आई कांट मेक अ स्पेसिफिक कमेंट, लेकिन अगर उसमें कोई टाइम दिया गया है तो वो जज साहिबान ने यकीनन कोई चीज़ देख के दिया होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि जो इंसाफ, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला बनता होगा वही फ़ैसला इंशाल्लाह ताला आएगा। जहाँ तक बात है डील और ढील की, मेरा नहीं ख्याल कि इनके कोई ऐसे करतूत ऐसे हैं, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन इनके करतूत ही ऐसे नहीं है कि इनके साथ कोई डील और ढील दी जाए, ना हुकूमत की तरफ से ना किसी और तरफ से। मैं नहीं समझती कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें एक चीज़ होती है कि आपका पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो हर जमात का रहा, माजी में एक दूसरे के साथ भी रहा। कुछ चीज़ें होती हैं जो माफ़ी के काबिल नहीं होती, जो कुछ पीटीआई ने किया वो सरासर मुल्क दुश्मनी है। लेकिन 9 मई अब तक सजा ही नहीं हुई ना, तो कुछ तो जमानतें भी मिल गई हैं। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से मीना खान को और तमाम लोगों को तो मिल गई जमानतें। देखिए जी, पेशावर की अदालतें तो हो रही हैं वहाँ पे, अब इतनी, लेकिन वो भी तो अदालत है ना, इंसदाद दहशतगर्दी ऑफ कोर्स वो अदालत है, लेकिन जिस तरह की ये लोग आके अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह का प्रेशर है, ऑब्वियसली जहाँ पे गवर्नमेंट उनकी है, जिस तरह से गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है पेशावर के अंदर अदालतों को, वो सब चीज़ें, वो इवन आपको पता है कि वो जो बल्ले वाला केस था वो भी पेशावर से बड़ा एक डिफरेंट जजमेंट आई और फिर बाद में डिफरेंट जजमेंट आई। सो वो एक अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, लेकिन मैं नहीं समझती कि देखें हर किसी को ना, हम आहिस्ता आहिस्ता, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आजकल पिछले कुछ अरसे से, स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम आई तो एक तो ये चीज़ है कि फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन लोगों ने उसको अपोज किया,
मैं ये समझती हूँ एज ए लेजिस्लेटर एंड एज ए लॉयर कि उसमें बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट सबसे बड़ा ये है कि पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हो रही है, पार्लियामेंट अपने फैसले खुद कर रही है जो पाकिस्तान का आइन उसको हक देता है। ठीक। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह हमें ये चीज़ देखनी होगी कि पाकिस्तान को अगर हमने सही डायरेक्शन में लेके जाना है, अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, पार्लियामेंट्स को स्ट्रेंथन करना है, तो इस तरह के मुल्क दुश्मन अनासिर को ना वी हैव टू मेक अ लेसन आउट ऑफ इट। वरना अदरवाइज हर दूसरे दिन कोई आएगा, हर दूसरे दिन एक नया 9 मई होगा, हर दूसरे दिन ब्लू एरिया पे दरख्त चल रहे होंगे। वी कांट अलाउ दैट। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रही थी। दूसरा, आप एग्री करती हैं, इन्होंने वर्ड यूज किया मुल्क दुश्मन अनासर। देखिए जी, क्योंकि हमने बहुत सफ़र किया है, गद्दारी के फतवे हमारी पार्टी पे लगे हैं, हमारी पार्टी को बैन किया गया है, तो एक मेरा और मेरी जमात का ये ख्याल है कि एक सियासी सोच को आप बैन नहीं कर सकते, उनके साथ इंगेज करना चाहिए। और सियासत नाम ही इसका है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ इंगेज करें, टेबल टॉक हो। ये उनकी अब सियासी जिम्मेवारी है कि वो उमर अयूब साहब की तरह, बैरिस्टर गौहर साहब की तरह इस तरह के अनासर को आगे लेकर आए, जिनके साथ एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी जनरल है। तो उनके साथ अब ये बीच में गंडापुर साहब भी है ना, तो उनके साथ तो गंडापुर साहब को इस इक्वेशन से आउट करना पड़ेगा, वरना उसके साथ कोई एंगेजमेंट नहीं हो सकती। लेकिन देखिए जी, जिन लोगों ने कल्पेबल क्राइम्स किए हैं, वो क्राइम्स किए हैं जो अगर मैं या आप या मेरी बहन ने किए होते तो हम सलाखों के पीछे होते। जिन्होंने प्लानिंग की है, अगर हम उनको एक शय देंगे, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, उनके लिए उनके लीडर बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन बहुत सारी पार्टियों के लीडर्स को असैसिनेट किया गया है, मारा गया है। बहुत सारी पार्टीज बशमूल हमारी, उनके 100 की तादाद में लीडर्स को मारा गया है। तो कल को सब सड़कों पे आ जाए, जलाओ घेराव करें, फौजी तनसीबात पे हमले करें, मेन मोटरवेज को, GHQ को अटैक करें, तो देखिए जब तक जिन लोगों ने ये काम किए, हाँ पॉलिटिकल पार्टी में एक गम में गुस्सा है, जलसे करे, जलूस करे, प्रोटेस्ट और करे, उसकी इजाजत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी होनी चाहिए, लेकिन डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। डैमेजिंग अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, लोगों को साथ जिसको जदोकोप करना, पुलिस अफसरान को मारना, रेस्क्यू ऑफिशियल्स को मारना, ये सारी चीजें दे आर कल्पेबल। हम सब करेंगे तो हम बिहाइंड बार्स होंगे, तो जब इन्होंने किया है तो इनको भी इसकी सजा भुगतनी चाहिए। ठीक है, बड़ा अहम नुकता आप उठाया। सोलंकी साहब, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेगमेंट, आज 2 नवंबर है, 9 नवंबर की डेट दी है अली अमीन गंडापुर साहब ने। आप क्या देख रहे हैं आफ्टर 7 डेज? क्या वो जो फैसला कुन मार्के की बात कर रहे हैं और अपने वर्कर्स को कहा है कि तैयारी के साथ आओ, 17 हमलों की तारीख है, ये 2-3 हुए हैं, हम फाइनली आएंगे, और खान साहब को जेल से छुड़ाने की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना जो मैंडेट है वो भी वापस लेंगे। देखें, गंडापुर साहब की अपनी तारीख है, इस्लामाबाद पे, लाहौर पे, पिंडी पे चढ़ाई करने की और फिर पतली गली से भागने की, तो उनकी तो बात ना करें। लेकिन खान साहब खुद जब बाहर थे 10 अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक, जब तक वो जेल में नहीं गए जी, तो उन्होंने कितने जलसे जुलूस मार्च किए, यहाँ तक कि पिंडी में भी आए थे, तो चंद हजार लोगों से ज्यादा वो कर नहीं सके। वो कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उसमें लोगों का ताउन नहीं है। तो ये चंद हजार लोग जो सरकारी वसाइल और सरकारी लोगों को साथ लेकर आकर, उसमें भी उनको बहुत बुरी तरह से नाकामी हुई है। पिछली दफा गंडापुर जो है वो एक ऐसे रेलगाड़ी की तरह से थे जिसमें इंजन अपने बोगियों को छोड़कर अचानक आ गई थी और फिर नाम निहाद 12 अजला से वो गुजर के पेशावर पहुंच गए थे। तो ये या तो हमें पता ना हो इनका, इसलिए मैं नहीं समझता कि इसको कोई इतनी ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। इन तिलों में तेल नहीं है। अच्छा, आपने इसको ऐसे सम अप किया कि इन तिलों में तेल नहीं है, वक्त ही इसको डिसाइड करेगा। आपका बहुत शुक्रिया मुर्तजा सोलंकी साहब, आमना शेख साहबा, समर हारून बिलोर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम अमरीकी सदारती इंतखाबात 3 रोज की दूरी पे है ये बड़ा मुकाबला, इस पे गुफ्तगू कर रहे होंगे माहिरीन के साथ, फॉरेन रिलेशन एक्सपर्ट्स, और वाशिंगटन अमेरिका से भी वॉइस लेकर आएंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए।
दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राएली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. वेलकम बैक व्यूअर्स। अमेरिकी सदारती इलेक्शन 3 दिन की दूरी पे है और एक दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले की पेशनगोई की जा रही है। पोलस्टर्स ये नहीं तय कर पा रहे कि कौन इस वक्त वाज़े सबकत लिए हुए है, डोनाल्ड ट्रंप साबिक सदर अमेरिका के या फिर इस वक्त की मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कामला हैरिस जो डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक सदर हैं वो रिपब्लिकन्स के। जबरदस्त अंदाज में जो इलेक्शन कैंपेन है वो जोरों पर है और एक दूसरे पर शदीद किस्म के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। 16 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी वोटर्स हैं, जिसमें से अब तक 6 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी वोटर्स ने अर्ली बैलेटिंग में अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया है। आज के इस खसूसी सेगमेंट का बुनियादी सवाल यह है कि व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस। मुझे इंतहाई नुमाइंदा और पर्टिनेंट गेस्ट ने ज्वाइन किया, उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें किया है एजाज चौधरी साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम साहब ने जो माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं एजाज साहब आपकी इजाजत से डॉक्टर साहब से जरा वाशिंगटन अमेरिका से एक आवाज ले लें कि वहां क्या इस वक्त माहौल है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, अमेरिकी सदारती इलेक्शन इंटरनेशनल तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं बयानात सुन रहा था, चूंकि अब ये बिल्कुल 3 दिन रह गए हैं, तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि निकम्मी क़यादत ने अमेरिका को तबाह कर दिया, जबकि कामला हैरिस का कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का तशद्दुद पर मबनी बयानिया जो है वो अमेरिका के लिए जहर कातिल साबित हो सकता है। कौन से स्लोगन्स वोटर्स को अपील करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया यार, इसका जवाब मैं आपको शायद 2 दिन बाद ही दे सकूंगा क्योंकि इस वक्त जैसे आपने कहा इतना करीब है कि इसका जवाब किसी को नहीं पता, ना ट्रंप साहब को पता है ना हैरिस को पता है। और एक अहम बात यह कि शायद 2 दिन बाद भी हम ये जवाब ना दे सकें, क्योंकि ऐन मुमकिन ये है कि आपकी इलेक्शन के फौरन बाद जो है ये झगड़ा बढ़ेगा कि इलेक्शन जो है 5 को खत्म नहीं होगी, शुरू होगी, इन द सेंस के खुसूसन ट्रंप साहब ने तो वाजे कर दिया है कि ही विल ओनली एक्सेप्ट इफ ही विन, और अगर वो जीतते भी हैं तो तब भी यकीनन ही विल से कि जनाब ये इसमें धांधली हुई है वगैरह हुआ। सो इन अ वे ये इलेक्शन जो है दिलचस्प इसीलिए है कि ये खौफनाक भी है, दुनिया के लिए भी खौफनाक है। और जहां तक आपने स्लोगन्स की बात की कि एक तरफ वो एक कहते हैं कि जनाब वो दहशत की तरफ चले जाएंगे और दूसरा वो कहते हैं कि इनकॉम्पिटेंट है जी। सच्ची बात शायद ये है दुनिया के लिए और अमेरिकनों के लिए कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, और इसीलिए मेरे ख्याल में एक अजीब किस्म की मलेस है जो मैंने शायद किसी इलेक्शन में नहीं देखी, 2020 में भी नहीं देखी, कि देयर इज अ डेस्परेशन कि आपके पास 2 बुरे कैंडिडेट्स हैं, दो लेस देन गुड कैंडिडेट्स हैं, एंड उसका जो और ये एक डिवाइडेड मुल्क, सो दैट इज व्हाई दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक बात मैं सिर्फ और कहता चलूं, वो ये कि इलेक्शन का फैसला शायद एक तरह से हो भी चुका हो। शायद आपने भी जिक्र किया, इस वक्त बहुत सारे वोट जो हैं वो पड़ चुके हैं मेल इन बैलेट। आई एम नॉट श्योर कि जो नंबर बोला जा रहा है वो दुरुस्त है या नहीं है, क्योंकि उसकी एक अपनी सियासत है।
लेकिन पिछली गुज़श्ता कई इलेक्शंस में मेल इन बैलेट्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है खुसूसन मुसलमान वोटर्स में भी लेकिन दूसरे अमरीकनों में भी, वो लोग हैं जो हु माइट सिट आउट द इलेक्शन, जो गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में विल चूज नॉट टू वोट, और बाय चूजिंग नॉट टू वोट पलड़ा एक या दूसरी तरफ जा सकता है, खुसूसन ट्रंप साहब की तरफ। अच्छा, ये बड़ा आपने अहम नुकता उठाया। ये भी मैं जानना चाहूंगा बिफोर आई गो टू एजाज चौधरी साहब कि जो इस वक्त ज़ाहिर बात है ये बड़ा अहम इलेक्शन, और आपने जैसे कहा कि पोलराइजेशन भी बहुत है और टॉक्सिक किस्म की कैंपेन है, फिर नताइज की कबूलियत पर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब सवालिया निशान उठा रहे हैं। वो उन्होंने 2020 में भी किया था, और हमें याद है कैपिटल हिल पे पहली मरतबा अमरीकी तारीख पे एक हमला भी हुआ। किस तरह देख रहे हैं अमेरिका के जो पावर सेंटर्स हैं, उनकी सपोर्ट किस जानिब आपको दिखाई दे रही है? डॉक्टर आदिल साहब। आई एम नॉट श्योर उनकी सपोर्ट बड़ी कोई क्लियरली एक तरफ हो। ट्रंप से लोगों को एक खौफ ये है, जिसको आप एस्टैब्लिशमेंट पावर सेंटर कह लें या वैसे भी, कि उनका अगर सेकंड टर्म होता है तो वो बड़ा वेंजफुल होगा, वो गुस्से वाला और बदले वाला होगा। वो बातें भी यही कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, इसको अंदर कर दूंगा, उसको बंद कर दूंगा। तो एक वो डर जरूर है पावर सेंटर्स में, अच्छा, स्टेबिलिटी के हवाले से। लेकिन इस हवाले से मैं जो वजह है ना इसकी इंपॉर्टेंस की, एक तो ये है कि जनाब इतना बड़ा मुल्क अपनी पीक ऑफ पावर पे, आर दीज द बेस्ट टू पीपल यू कुड पुट अप, राइट? ये बाइडेन के बारे में था, लेकिन अभी भी इन दो के। दूसरी जो बात है, एजाज साहब मुझसे बेहतर नजर रखते हैं इन चीजों पे, अमूमन तारीखी तौर पे अमेरिका जब दुनिया में कहीं भी इलेक्शन होती है तो अमेरिका का सवाल ये होता है कि यार स्टेबिलिटी रहे, कि क्या ये इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। आई थिंक इस बार दुनिया अमेरिका से ये देख रही है कि यार तुम्हारी स्टेबिलिटी रहेगी इस इलेक्शन के बाद या नहीं, एंड आई थिंक द कंसेंसस इज कि नहीं रहेगी, मीनिंग कि यूएस विल बी नो मोर स्टेबल आफ्टर दिस इलेक्शन। इस वक्त भी जो, और स्टेबिलिटी से मेरा मुराद जो है वो ये नहीं कि कोई कू हो जाएगा ऐसा, स्टेबिलिटी से मुराद ये कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस की एक स्टेबिलिटी है, एक नॉर्मल है, वो अमेरिका इज नो लॉन्गर इन नॉर्मल पॉलिटी, और उसका पूरी दुनिया पे असर इसलिए पड़ता है कि जब अमेरिका छींक मारता है तो पूरी दुनिया को जुकाम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट अहम नुकात उठाए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, आपने वैल्यूबल कंट्रीब्यूट किया हमारे शो में। एजाज चौधरी साहब, सर आप इस पे क्या जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट ऑन इट, कि इन इलेक्शन के नतीजे में डॉक्टर आदिल नजम साहब का तो तज्जिया ये है कि स्टेबिलिटी नहीं वो देख पा रहे, और उन्होंने कहा जो उम्मीदवार भी मैदान में हैं वो इतने कोई नुमाया उम्मीदवार नहीं है, और जिस किस्म की इलेक्शन कैंपेन भी चल रही है, इस पे आपका क्या ओवरऑल तज्जिया है सर? जी, बड़ी हद तक उनके तज्जिए से मैं इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि अमेरिका में ये जो इलेक्शंस हैं ये कई हवालों से अमेरिका के लिए भी अहम है और बाकी की दुनिया के लिए भी अहम। लेकिन एक ऐसे वक्त में ये इलेक्शंस हो रहे हैं जब बाकी सारी दुनिया में जगह जगह आग लगी हुई है, एक डिसऑर्डर है, इस पूरे जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था उसको खाए जा रहा है। हम देख रहे हैं कि चीन के साथ तो उनका बहुत बड़ा मुसाबका है, तो ईस्ट एशिया में भी इंस्टेबिलिटी है, मिडल ईस्ट में इजराइल जिस किस्म का काम गजा में कर रहा है, जो बर्बरियत ढा रहा है, उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। उधर रूस के साथ जो यूक्रेन के साथ का मुकाबला हो रहा है उसमें भी अमेरिका और यूरोप की मदद हासिल है। तो ये सब के सब लोग जो हैं ये देख रहे हैं कि अमेरिका में अब क्या होगा और वो किस तरीके से सोचेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन की इन तीनों महाजों पर वैसे तो पॉलिसी यकसा है, अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ नुआंस है, कुछ ना कुछ फर्क तीनों में की अप्रोच में है। यानी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि चीन की दोनों पार्टियां, डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन हों, वो चीन के खिलाफ हैं, चीन को अपना हरीफ समझती हैं, इस वक्त मेन स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर समझती हैं। इसी तरह मिडल ईस्ट में उन्होंने अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बनाया हुआ है इसराइल को, उसके वो पीछे मुकम्मल तौर पर खड़े हैं, कहते हैं उसको कि सीज फायर करो, लेकिन उसकी हमायत मुकम्मल तौर पर जारी है। उधर से वो यूक्रेन के पीछे भी खड़े हैं, क्योंकि रूस को वो कमजोर करना चाहते हैं और इसलिए उसको कहा जाता है कि ये प्रॉक्सी वॉर है रूस के खिलाफ। तो आप देखें कि ये सारी जगह जो हैं वो सब देख रहे हैं कि ये किधर जाएगा, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। तो हम तो बाहर से यही देख सकते हैं।
जो अमेरिका के अंदर हो रहा है वो उन्होंने खुद आपको बता दिया कि वो भी बड़ी एंग्जाइटी है, क्योंकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का जो हमायती है वो समझता है कि ये जो इंटरनेशनलिज्म किया था, जो ग्लोबलाइजेशन हुई थी, उससे हमारी जॉब्स चली गई हैं। तो ये डेमोक्रेट्स की ये जो पॉलिसी है, जो ट्रेडिशनलिस्ट पॉलिसी उनकी, आपको पता ही है कि उनकी ट्रेडिशनलिस्ट पॉलिसी ये है कि एक अच्छा मजबूत अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया के लिए और उसकी अमन के लिए अच्छा है, और इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वो एक्टिव रहे बैनुल-अक़वामी मैदान में और उनको स्ट्रेंथन करे अपने एलाइज को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल डिफरेंट मैसेज लेकर आए। वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट अप्रोच होगी मेरी, और मैं तो चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर जो है हम ज्यादा जो उनका वोट बैंक है उसको स्ट्रेंथन करें। वोट बैंक उनको पता है, आपको पता है कि ज्यादा उनका वाइट है। आजकल बड़ी वो तगोदो में है कि ब्लैक वोटर्स को भी वो करें, लतीनोज को भी करें, मुस्लिम वोटर्स को भी करें, लेकिन इस हर लिहाज से ये बहुत अहम इलेक्शन है। मैं चाहूंगा सर इस हवाले से भी आपसे पूछूंगा, चूंकि आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है वो मदोजजर का शिकार रहे हैं, रोलर कोस्टर राइड है। ये इलेक्शंस उस हवाले से इसको आप किस तरह देखते हैं कि अगर तो कंटिन्यूटी रहती है और डेमोक्रेट ही की जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं कामला हैरिस, अगर वो आती हैं दोबारा मुंतखब होकर और एक हिस्ट्री क्रिएट होती है कि पहली स्याह फाम खातून अमेरिका की सदर बनती हैं, तो पाक अमेरिका ताल्लुकात पर उसके क्या बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर असरात मुरतब होंगे? और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा व्हाइट हाउस के मकीन बनते हैं, उससे पहले भी वो सदर रहे हैं, तो उनके बहसियत सदर एक रिपब्लिकन के, और जैसे आपने कहा कि वो एक हार्डकोर किस्म के हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, और उन्होंने पहले भी जब सदर मुंतखब हुए थे तो एक ट्वीट भी किया था पाक यूएस रिलेशंस के हवाले से, जिन्होंने बहुत सी चीजें तय की थी। वो पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए कैसे साबित होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं? मैं इस जाविये से भी जानना चाहूंगा कि आप बताइएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, कमाला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, जनूबी एशिया में उनकी पॉलिसी वाज़ेह है। उन दोनों के नजदीक उनका जो पार्टनर है वो हिंदुस्तान है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को चीन के साथ जो उनका मुसाबका है उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको हिंदुस्तान को तैयार करना चाहते हैं एज ए काउंटर वेट। इसलिए पाकिस्तान को वो समझते हैं कि ये तो ऑलरेडी चीन के कैंप में है। इस वजह से पाकिस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो कोई उनमें मैं कोई बहुत ज्यादा नुमाया तब्दीली नहीं देख रहा। अभी भी आप देखें पिछले 4 साल से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के साथ कोई खास ताल्लुकात नहीं रखे हुए जी। यानी वो जो पहले स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, वर्किंग ग्रुप्स थे, सब खत्म हो चुके हैं। कंपोजिट डायलॉग था जी। और फिर उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक बार भी पाकिस्तान नहीं आए, तो उससे साफ नजर आ रहा है कि उनकी जो पॉलिसी है, जिसका ज्यादा इस वक्त यानी जनूबी एशिया में हिंदुस्तान की हद तक वो रखना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के ऊपर दोनों में से जो भी आ जाए को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात में। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया था, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। एजाज चौधरी साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की। रजा रूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अमेरिका से बहुत ही मारूफ तजियाकार हैं। रजा रूमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रज़वी साहब, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, थोड़ी सी आपने गुफ्तगू सुनी होगी। एजाज चौधरी साहब पाक यूएस रिलेशंस की ट्रैजेक्टरी पे बात कर रहे थे, आपसे कबल डॉक्टर आदिल नजम साहब भी थे, और वो कह रहे थे कि बड़ा ही जो है वो अमेरिका का जो इलेक्शन होने जा रहा है उनके तजिए के मुताबिक इससे उन्हें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस तरह नजर नहीं आ रही इसके आउटकम के हवाले से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ हमें बताइएगा इस वक्त क्या माहौल है? स्विंग स्टेट्स की बड़ी हम बाज़गश्त सुनते हैं अमेरिका में कि स्विंग स्टेट्स जहां फैसला करती हैं वहां पर जो है वो फिर पता चल जाता है कि कौन व्हाइट हाउस में का नया ऑक्यूपेंट होगा। क्या सिचुएशन है? कुछ इस हवाले से अपना तजिया दीजिएगा। 3 दिन रह गए अमेरिकी सदारती इंतखाबात में। जी बहुत शुक्रिया अनवार भाई। देखिए, जो कांटेदार मुकाबले की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है वो बिल्कुल इधर इस वक्त अमेरिका का जो इलेक्शन है उस पर लागू होती है। बिल्कुल नेक ऑन नेक का फाइट है इन दोनों की, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की। और ओपिनियन पोल्स ये दिखा रहे हैं, बहुत से पोल्स तो ये दिखा रहे हैं कि ट्रंप को थोड़ी सी बढ़तरी हासिल है, मगर जो इस वक्त बहुत बड़े लोगों की तादाद है जो कि अनडिसाइडेड भी है, जो कि इलेक्शन के दिन या उससे एक दिन पहले फैसला करती है कि उन्हें कहाँ जाना है। और ये अब लोग ये तवक्को करें कि बहुत सी खवातीन जो हैं हर तबके से वो कमला हैरिस को वोट डालेंगी।
और उससे जो जो बर्तरी, थोड़ी सी अददी बर्तरी हासिल है ट्रंप को, शायद वो जायल हो जाए और कमला हैरिस जीत जाए। तो जो यहाँ के पंडित्स हैं, जो यहाँ के ओपिनियन मेकर्स हैं, उनका तो यही ख्याल है कि कमला हैरिस जीत जाएंगी आखिर में, क्योंकि ट्रंप ने इतनी ज्यादा तकसीम कर दिया है अमेरिकी माशरे को और अमेरिकी लोगों को, और यहाँ के जो बहुत से साहिब राय लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि ये मामला यूं ही बरकरार रहे। लेकिन जो डॉक्टर आदिल नजम साहब कह रहे थे कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नतायज की जो कबूलियत है उसको उस वक्त तस्लीम करेंगे कि अगर वो नतायज उनके हक में आए। आपकी इस हवाले से क्या राय है? जाहिर बात है वो तो अमेरिकन 16 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जब अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे उसके बाद नतीजा आ जाएगा, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है माजी के भी अमरीकी सदारती इंतखाब में मेरे ख्याल में एक दफ़ा तो गालिबन जो है वो इलेक्टोरल वोट्स, और वहाँ पर सिस्टम भी थोड़ा सा इख्तिसार से बताइएगा, एक तो होता है पॉपुलर वोट और एक होता है जो आप सीटें कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जीतते हैं, उसमें इफ आई रिकॉल जॉर्ज बुश साहब और उनके मते मुकाबले के दरमियान गालिबन टाई हो गई थी और फिर मामला जो है अमेरिकी जुडिशरी में गया और वहां फैसला हुआ था, लेकिन उनको तो मान लिया गया था। ट्रंप साहब तो मैं ना मानूं कि अप्रोच के साथ आ रहे हैं ना। देखिए, कुछ भी हो जाएगा, अगर ट्रंप हारते हैं तो वो नतीजा कबूल नहीं करेंगे। मैं ना मानूं वाली रट उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दी है, और अभी ये भी बहुत ज्यादा खदशा है कि इलेक्शन से अगले दिन या कुछ दिनों के बाद यहाँ पे वायलेंस या तशद्दुद जो है वो उसका भी इस्तेमाल होगा। ये इसके लिए तो बिल्कुल यहाँ पे लोगों में बड़ी तशवीश है, खुसूसन इंतजामिया में, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली फिर उन्हीं को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये तो तयशुदा बात है कि अगर ट्रंप हारता है तो वो नंबर 1 नताइज कबूल नहीं करेगा, नंबर 2 वो कहेगा धांधली हुई है, नंबर 3 ये कि अपने वो जो उसके हामी है, जैसे उन्होंने 2021 में आपको याद है कि अमेरिकी हुकूमत पे हमला कर दिया था कैपिटल हिल पे, जी कैपिटल हिल के ऊपर, और 150 से ज्यादा पुलिस अफसरों को उन्होंने मारा पीटा था, गालिबन 1-2 तो मारे भी गए थे, और उसके अलावा उन्होंने बहुत वहां पे लूट मार और आग लगाई, शीशे तोड़े, बिल्डिंग्स को खराब किया। तो वो तो चाह रहे थे कि वहां पर वो कू करना चाह रहे थे। इसके जो ट्रंप की सपोर्ट बेस है वो तो जमहूरियत में ज्यादा यकीन करती नहीं है। तो इधर ये वाला एक मसला है, और यही वजह है कि बहुत से जो लोग यहाँ पे मिडिल में है वो ये समझते हैं कि अमेरिका को इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। देखिए, इंतहा पसंदी या कल्ट पॉलिटिक्स जो होती है वो किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। ये पॉपुलिज्म का जमाना है, लेकिन पॉपुलिज्म तबाहकारियां करता है। पाकिस्तान में भी पॉपुलिज्म ने अपनी तबाहकारियां दिखाई हैं, जलवे दिखाए हैं, और 9 मई जैसे इंसिडेंट्स हो गए हैं। तो इसलिए दुनिया भर में अब ये आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये रिसीड हो रही है पॉपुलिज्म। हिंदुस्तान में भी मोदी को इस बार इलेक्शन में थोड़ी सी डिफीट हुई है, और पाकिस्तान में भी थोड़ी वो कम हो रही है रुझान, अमेरिका में भी होगा। उसकी वजह ये कि ये एक वक्ती बुखार की तरह एक लहर होती है, आती है, फिर इससे नीचे ही ज्यादा होता है, ये मुस्तकिल नहीं रह सकती। जी, लेकिन सर 3rd टाइम नॉमिनेशन विन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी का, इस पे फिर क्या तबसरा करेंगे? मतलब है कि उनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा हुनर है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बन जाते हैं सदारती। जी, देखिए, बात यह है अनवर भाई के ट्रंप मकबूल है, और जो आधा अमेरिका जो है वो उनके पीछे लगा हुआ है, और उसके कई अवामिल हैं। देखिए, एक तो ये है कि वो सफेद फार्म नस्ल परस्ती जो है ना, उसके वो क्या कहना चाहिए, अलम बरदार हैं। वो ये कहते हैं कि सफेद लोगों का हक है, वो बरतर है, बाकी लोग इंफीरियर हैं, इसलिए वो बुरा भला कहते रहते हैं स्याह फार्म लोगों को, लातीनी अमेरिका के बाशिंदों को, मुसलमानों को, ब्राउन स्किन वाले लोगों के लिए। तो इसलिए वो जो अमेरिकियों में एक जो वाइट लोग हैं या सफेद फार्म लोग हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ते जा रहे हैं। अब उनकी तादाद जो है वो 50% से थोड़ी सी ऊपर रह गई है, और अगले 20 साल में वो अक़लियत हो जाएंगे। इस वक्त यही खौफ है उनको तारी, इसलिए वो ट्रंप जैसा बंदा चाहते हैं कि जो आके उनको उनका जो मर्तबा है उसको रखे। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा ये कि जाहिर बात है, लोग यहाँ पे जिस तरह से सरमायादाराना निजाम ने जमहूरियत को अपनी गिरफ्त में ले रखा है कि जो अमीर शख्स है पाकिस्तान की तरह वही सियासत में आता है, वही इलेक्शन जीतता है, और वो पॉलिसियां अपने हक में बनाता है। लोगों में इसके खिलाफ भी गम गुस्सा है। ट्रंप से शायद मोहब्बत ज्यादा ना हो, लेकिन बुग़्ज़ माविया ज्यादा यहाँ पर कार फरमाए। जैसे कि पाकिस्तान में आप देखिए, आपके नाज़रीन को ये बात समझ आएगी कि पाकिस्तान में जो
जो लोग एक कल्ट को पसंद करते हैं, वो जरूरी नहीं कि हर बात की उनको पसंद हो, उनको जो उनके मुखालिफिन है वो नापसंद है। तो इधर भी ऐसा ही कुछ मामला है। और तीसरी बात ये कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो अपना वोट बैंक खोती जा रही थी ट्रंप के आने से पहले। अब ट्रंप ने उनको रिवाइव किया है, वो पॉपुलैरिटी का एक टीका लगाया है, तो इसलिए तीसरी बार उसको ये नॉमिनेशन मिली, क्योंकि ट्रंप के अलावा कोई जीतने के काबिल ही नहीं रहा रिपब्लिकन पार्टी से। आप समझ ये जी, आपने बहुत अच्छे तौर पे तमाम इस अंदाजा, अच्छा पैरल भी आपने ड्रॉ किया है। आप समझते हैं तारीख बनेगी, पहली मर्तबा खातून स्याफाम कैंडिडेट वो इलेक्शन जीत सकती हैं? हमने पहले देखा हिलरी क्लिंटन ने, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही, उनके शौहर अमेरिका के बिल क्लिंटन सदर रहे, 2 मर्तबा सदर रहे, लेकिन शी लॉस्ट। तो क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? वैसे तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात आती है, लिबरल आइडियाज की बात आती है, लेकिन किसी खातून ने अभी तक वहां व्हाइट हाउस में जगह नहीं बना पाई थ्रू पॉपुलर इलेक्टोरल वोट। व्हाट डू यू से रजा? जी, ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इसके ऊपर भी बड़ी डिबेट हो रही है यहाँ पर। देखिए, ये अमेरिका के बारे में तासुर जो ना, खसूसन दूर से, हम भी जब पाकिस्तान में थे तो हम समझते थे कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा लिबरल जगह है। हकीकत ये है कि आधे से ज्यादा अमेरिका जो है वो देहातों में रहता है और उनकी सोच बहुत कदामत परस्त है, और खसूसन खवातीन के हवाले से। यहाँ की देखिए, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के हकूक के ऊपर डाका डाला है, उनके हकूक कम किए हैं। हालांकि बाकियों को ये लेक्चर देते हैं अमरीकी, नसीहत करते हैं कि जी, और खुद मियाँ फसीहत हैं कि जी औरतों के हकूक और इंसानी हकूक यहाँ पे तो बहुत ज्यादा वायलेशन होती है। यहाँ की पुलिस जो है वो पुलिस मुकाबलों की माहिर है, और खसूसन सियाह लोगों को तो धड़ाधड़ मारती है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक कश्मकश है दो दुनियाओं के दरमियान। जो शहरी आबादियां हैं और जो यंग लोग हैं, वहां पे बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं है। वो बिल्कुल एक खातून प्रेसिडेंट को चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो यकीन जानिए कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी यहाँ पे अमेरिका में बसने वाले जो सारे स्याह फार्म लोग हैं, जो ब्राउन लोग हैं, इंडियन पाकिस्तानी हैं, लातीनी अमेरिका के लोग हैं, क्योंकि कमला हैरिस जो है बिल्कुल अपनी मेहनत के बलबूते पे इस मकाम पे पहुंची हैं। उनके वालिद तो एक प्रोफेसर थे, उनकी वालिदा जो है वो काम करती थी। तो इसलिए सारे के सारे जो वो लोग हैं, वो ये जो लोग यहाँ पे मेहनत करके अपना मकाम पाते हैं, कमला हैरिस उनकी नुमाइंदा है। बिल्कुल सर, आप जी थैंक यू वेरी मच रजा रूमी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूज। हमने आपको 3 पर्सपेक्टिव दिए। डॉक्टर आदिल नजम साहब जो हैं, वो जो एकेडमिया से जिनका ताल्लुक है और इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट हैं, एजाज चौधरी साहब जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रह चुके हैं, रजा रूमी साहब जो खुद एक जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं और वो भी दरस व तदरीस के अमल से जो हैं उसमें शामिल हैं। आपने 3 पर्सपेक्टिव सुने अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से। आपने देखा कि बहुत सी इसकी जहतें हैं। अब 5 नवंबर को मालूम होगा कि 5 नवंबर में जब वोट पड़ते हैं, उसके बाद जब नताइज आते हैं, तो नतीजा जो है वो क्या तवक्कुआत के मुताबिक निकलता है या कोई अपसेट भी हो सकता है। ये हम आपको बताते रहेंगे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर। सच तो एक वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अज़ान के बाद